नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ यानी कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं। तो वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्त, हम अपने जो भारत का भूगोल का टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक की हम बात करते हैं। ठीक, अब देखिए, जो सुपर टेट का एग्ज़ाम है उसमें 50 नंबर का अलग से एक टॉपिक बनाकर दिया गया है। उसमें भारत का भूगोल का टॉपिक एक दिया गया है, उसी को मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप पहले से थ्योरी पढ़े हुए होंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ठीक, वन लाइनर क्वेश्चन की तरह है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आप लोग अपने हिसाब से इस चीज़ को समझिएगा। तो चलिए दोस्त, अब हम अपने जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। ठीक, तो भारत के भूगोल का ये लास्ट पार्ट है। ठीक, भारत के भूगोल का ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम भारत की नदियाँ जो हैं उस पर प्रश्न लेकर आऊँगा। तो ऐसे धीरे धीरे हर टॉपिक को धीरे धीरे कवर करते हुए लेकर आएंगे। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक, पहला टॉपिक हमारा, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक। सैडल पीक जो कि बंगाल की खाड़ी में, मतलब कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इधर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ठीक, इधर लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो नार्चो। नार्चो जो है वो 752 मीटर ऊंची चोटी है। नार्चो यह पड़ता है लक्षद्वीप में। और सैडल पीक जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो कि सैडल पीक की जो ऊंची है वो 338 मीटर ऊंची है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अन्नामलाई की पहाड़ी है। जो ये क्षेत्र यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ी है और अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है। अन्नामुदी, इसको अन्नामुदी के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, अन्नामुदी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो याद रखिएगा 2695 मीटर अन्नामुदी की पहाड़ी की जो अन्नामुदी की पहाड़ी की जो अन्नामलाई की पहाड़ी की जो अन्नामुदी चोटी है उसकी ऊंचाई है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, उसके ऊपर जैसे अगर आप समझेंगे तो ये हमारा भारत है, तो इसके सेंटर में जो अन्नामलाई की पहाड़ी है इसके ऊपर जो है नीलगिरी की पहाड़ी है और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटस है। डोटा बेटस है। ठीक, उसकी सबसे ऊंची चोटी 2637 मीटर, यानी कि कजुआ जा रहा है 2600, गलत लिखा गया, 2637 मीटर जो है इसकी चोटी है। तो इससे ज़्यादा लंबाई 2695 मीटर जो है हमने बताया अभी अन्नामलाई की पहाड़ी जो कि अन्नामुदी है सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी ये है अन्नामलाई की पहाड़ी और नीलगिरी पर्वत जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है जो डोडा बेटस 2637 मीटर ऊंची है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण चोटियां हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? देखिए, मंगलोर से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। जैसे अगर हम मैं मैप से बताऊं कि ये है हमारा भारत का दक्षिणी क्षेत्र, अब यहाँ से हमारा केरल का क्षेत्र पड़ता है, तो ये जो है हमारा जो क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। ठीक, और कन्याकुमारी हमारा इस क्षेत्र में पड़ता है, तो ये क्षेत्र को क्या कहते हैं? मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ठीक, अब आगे चलिए। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो देखिए, दक्कन का पठार जो है वो फैला हुआ है कई राज्यों में, जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उसके बाद गुजरात हुआ, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो दक्कन का पठार फैला हुआ है। ठीक, तो इतना चीज समझ गए ना। अब चलिए आगे। अगला प्रश्न है हमारा, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो वह धारवाड़ का पठार कर्नाटक में स्थित है। छोटा सा क्षेत्र में फैला हुआ है, तो धारवाड़ का पठार कर्नाटक में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी, अभी मैंने बताया था नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ये क्षेत्र है,
ये केरल का क्षेत्र है और ये एरिया जो है तमिलनाडु का। तो यहाँ जो ये नीलगिरी की पहाड़ी यहाँ फैला हुआ है, इसके पीछे नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी है और उसके नीचे अगर बात करें तो इलायचियों की पहाड़ी है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ी में उसके बाद आता है, उसके बाद इलायचियों की पहाड़ी में आता है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिए। ये दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब आगे, अन्नामलाई नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? देखिए यहाँ मैं लिखा भी हूँ 2695 मीटर ऊंची है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नाईमुडी नामक चोटी है, जो कि अन्नामुडी नाम है, यही सब नाम है। अन्नामुदी या अन्नाईमुडी नामक चोटी उसका नाम है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, याद रखिएगा। अरावली की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए अरावली की पहाड़ी जो है राजस्थान में स्थित है और यह सबसे पुराना पर्वत श्रृंखलाओं में इसका गिना जाता है अरावली की पहाड़ी। ठीक, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है, जो गुरु शिखर उसका नाम है, गुरु शिखर है। ठीक, याद रखिएगा, शिखर। ठीक, गुरु शिखर, और उसकी सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर है, गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, तो यह सबसे पुरानी पहाड़ी है अरावली की पहाड़ी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? ठीक, संकोची नदी, इसको क्या कहते हैं? संकोची नदी। अब देखिए ये संकोची नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। जब ब्रह्मपुत्र यहाँ से आती है मानसरोवर झील से होते हुए और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में घुसती है और ऐसे असम में होते हुए बांग्लादेश में घुस जाती है। ठीक, तो यहाँ से जो ये संकोची नदी है इस क्षेत्र से आती है और ऐसे आकर यहाँ मिलती है, इस क्षेत्र से आती है और यहाँ मिलती है और यह सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। तो इतना चीज़ याद रखिएगा। चलिए, ये ज़्यादा अंदर बात किया है तो इतना अंदर प्रश्न बनता नहीं है। अब आगे चलिए, भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? टिथित सागर था, टिथित नामक सागर था। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये पहले एक सागर हुआ करता था, लेकिन जब क्या हुआ ना कि गोंडवाना लैंड, ये ऊपर का पहाड़ी क्षेत्र और नीचे का पर्वतीय क्षेत्र, दो पार्ट थे पहले, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध था। तो यानी कि दो पृथ्वी जो कि दो भागों में बटी हुई थी, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध ये नीचे का, ये तो धीरे धीरे खसक कर क्या हो कि ये दोनों में जब टकराव हुआ तो नीचे तिथिक सागर जो था, इस ऊपर से एक चोट, जब किसी चीज़ का दबाव पड़ेगा तो वो ऊपर फेंकेगा ना, तो वही दबाव पड़ा तो जब ऊपर फेंका तो उससे क्या हुआ कि हिमालय का निर्माण हुआ। तो इस चीज़ को बस इतना चीज़ याद रखिएगा। ठीक, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आगे चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारण की गई? 15 अगस्त 1947 को। ठीक, इसी दिन हमारा देश आज़ाद भी हुआ था। ठीक, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 को। ठीक, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। ठीक, रेड क्लिफर, अब इसको याद रखिएगा, रेड क्लिफर। और भारत पाकिस्तान ड्यूरंड रेखा जो है, ड्यूरंड रेखा। ठीक, जैसे कि ये भारत के इधर का क्षेत्र है तो ये तो रेड क्लिफर रेखा हो गई। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये ड्यूरंड रेखा, यहाँ से भारत के थोड़ा सा सीमा साझा करता है। अभी वो जो पाक अधिकृत कश्मीर है उस क्षेत्र में अभी पाकिस्तान जो अफगानिस्तान है उसके साथ अभी सीमा साझा उतना नहीं करता, लेकिन जो भारत का मैप कहता है कि सीमा साझा करता है। भारत अपना नक्शा जारी करता है, उसके अनुसार जो है वो सीमा साझा करता है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, महेंद्रगिरी की पहाड़ी किन दो राज्यों के तट पर स्थित है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो है महेंद्र की पहाड़ी स्थित है। ठीक, ये जो ऐसे क्षेत्र है ना, ये ऐसे क्षेत्र, तो यहाँ तो ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, इसके बाद ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, ऐसे है आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। तो यहाँ से उड़ीसा का क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, यहीं पर ये महेंद्रगिरी की पहाड़ी स्थित है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है पन्नम द्वीप कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में। ठीक, पन्नम द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। ठीक, आगे चलिए, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पतन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। सबसे बड़ा जो जहाज़ों के लिए पतन है वो पोर्ट ब्लेयर है, तो याद रखिएगा। ठीक, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। ठीक, आगे चलिए, कोलाबा
पॉइंट कहाँ स्थित है? मुंबई में। कोलाबा पॉइंट, ये मुंबई इधर महाराष्ट्र के क्षेत्र में मुंबई पड़ता है, तो यहाँ स्थित है। ठीक, याद रखिएगा कोलाबा पॉइंट। डुरंट रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य कब निर्धारण की गई थी? 1896 में उसका निर्धारण किया गया था पहले से। ठीक, याद रखिएगा डुरंट रेखा मैंने अभी भी बताया आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा भारत के सर्वाधिक समुद्री सीमा रेखा गुजरात का है जो 1200 किमी लंबा है, तत्पश्चात आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। ठीक, तो अब देखिए इसको मैप के हिसाब से समझ लीजिए। ये आंध्र प्रदेश का एरिया है, याद रखिएगा। ये तमिलनाडु का एरिया है, ये केरल है, और इसके ऊपर कर्नाटक है, उसके ऊपर महाराष्ट्र है, और उसके ऊपर जो महाराष्ट्र के ऊपर एक गुजरात है। तो सबसे ज़्यादा जो समुद्री सीमा बनाता है वो गुजरात बनाता है, 1200 किलोमीटर लंबा। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश का नाम आता है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे है भारत के उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से मिलती है। तो मैंने पहले ही बताया था इस वीडियो में कि जो कितने 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, कौन है? उत्तर प्रदेश। तो ये था हमारा भूगोल का पार्ट। ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब आज से जो है हमारा भूगोल का जो बेसिक पार्ट था वो ख़त्म हो गया। अब भारत की नदियाँ से हम 1 लाइनर क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।